Should we begin or wait? No, we will begin. Okay, shall we begin the class? Yes, sir. Okay, जी बेटा. Is it running? Okay. So now madam, we are going to talk about certain words today. And as you find that, बताओ इसको पिक्चर को देख के तुम्हें क्या लगता है? Indian belief in goddess. ओके बिल्कुल सही बात है. इंडियंस बिलीव इन गॉडेस. या ये कह सकते हैं हाँ लड़की घर की लक्ष्मी होती है, या बाद में जो कहते हैं ना किसी की शादी होती है तो भाई बेटी आई है, बेटी से मतलब लक्ष्मी आई है. तो इंडिया में क्या होता है, जो बेटियां होती है तो वो माना जाता है दे आर द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस. ये देवियों का इनकारनेशन होती है, अवतार होती है. बट लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये भी होता है इंडिया के अंदर. 2000 girls are killed in mother's womb in India every day. Save girl child, save future. Happy International Girls Child Day. आई कुछ बात समझ में? तो कहने का मतलब होता है एक तरफ तो इंडिया के अंदर तुम क्या देखते हो कि जो लोग हैं वो लड़कियों की पूजा करते हैं, है ना. दूसरी तरफ क्या करते हैं, उनको जन्म भी नहीं देना चाहते. उसके बहुत सारे कारण हैं. तो देखो दो विरोधाभासी चीजें नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं है. जब इस तरह से दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, सो देयर इज अ वर्ड फॉर देम दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. द वर्ड इज कॉल्ड पैराडॉक्स. वो वर्ड है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब होता है अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरोध में. एक तरफ तो तुम लड़कियों को पूज रहे हो और दूसरी तरफ उनको जन्म भी नहीं देना चाहते, सो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स. PARADOX. PARADOX पैराडॉक्स. इसी का एक आंसर है, एडजेक्टिव है पैराडॉक्सिकल. PARADOXICAL पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकली उसका एडवर्ब क्या है, पैराडॉक्सिकली. तो बेटा जब दो चीजें एक दूसरे के विरुद्ध हों तो हम क्या कह सकते हैं, वहां पर पैराडॉक्स का यूज करते हैं. इसका नेमोनिक्स क्या है, इसका नेमोनिक्स है पैरा प्लस में डॉग्स. अगर आप डॉग्स को पैरासूट से उतारोगे तो विरोधाभास तो होगा ही. अगर आप डॉग्स को पैरासूट से उतारोगे तो क्या होगा, विरोधाभास तो होगा ही. एक दूसरी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट तो करेंगी ही. हैव यू कॉपीड? ओके, सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहां पर देखो, लेट मी सी द वर्ड टू, प्लीज डू नॉट किल मी. कहने का मतलब यह हुआ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एक तरफ तो तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि लड़कियां देवी के समान होती है, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन आप उसको वर्ड भी नहीं देखने दे रहे, उसके पहले उसको मार दे रहे हो. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये पिक्चर किस चीज की बताओ एक बार. व्हाट दिस पिक्चर, ये वॉर के टाइम की पिक्चर है. चलो ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी बात है. तो तुम दुनिया के अंदर क्या देखते हो, दुनिया के अंदर देखते हो कि आज डेडली वेपन्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, एक दूसरे की घेरेबंदी करी जा रही है. मतलब चाइना क्या कर रहा है, वो इंडिया के आसपास के जो स्ट्रेटेजिक प्लेस हैं इंपॉर्टेंस के, जहां से वो इंडिया पर आसानी से कंट्रोल पा सके, उन पर कब्जा कर रहा है. ऐसा ही अमेरिका कर रहा है. सारे देश ऐसा ही करने में लगे हुए हैं और ऐसा करते हैं. उसके बावजूद देखो वो क्या कर रहे हैं. और उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स भी बना रखे हैं कि भाई दुनिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए, दुनिया में लोगों में इलिटरेसी नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए. सो डोंट यू फाइंड दैट ये पैराडॉक्स है एक दूसरे के. एक तरफ तो देखो BRICS, ये कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अगर तुम यहां पर देखो इन दोनों के बीच में तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में इनकी दोस्ती तो टूट गई. कुछ बात समझ में आई. तो एक तरफ तो तुम दुनिया से कह रहे हो कि ग्रुप बना रहे हो, शांति के बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ युद्धों की तैयारी कर रहे हो. तो ये पैराडॉक्सिकल है या नहीं है? इजंट इट पैराडॉक्सिकल? हाँ ये पैराडॉक्सिकल है. आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ओके, पैराडॉक्सिकल है ये. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. देयर वाज अ टाइम, पूरी दुनिया में क्या हो गया था, पूरी दुनिया में ये हो गया था, वी ओपन आवर बाउंड्रीज फॉर द फॉरेनर्स एंड फॉरेनर्स ओपन देयर बाउंड्रीज फॉर इंडियंस. पूरी दुनिया में क्या चल पड़ा था, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाना है. देखो पूरी दुनिया को क्या बनाना, पूरी दुनिया को एक घर बनाना है. ठीक है, तो ग्लोबल विलेज बनाने के लिए क्या था, सबने अपनी सीमाएं खोल दी थी. मतलब कि बिजनेस होने लगा था, लोगों के बीच में बातचीत होने लगी थी. लेकिन एक बार LPG पॉलिसी, ठीक है. अब लेकिन एक बार फिर से क्या होने लगा है, अब फिर से होने लगा है, कंजर्वेटिज्म आ चुका है.
एक तरफ से तुम कहते हो कि पूरी दुनिया को एक विलेज बनाना है, पूरी दुनिया को एक घर बनाना है, लेकिन कंजर्वेटिज्म करने लगे हो। तुम बड़े चूजी हो चुके हो किसके साथ में रिलेशन बनाने, किसके साथ में नहीं बनाने। दूसरा देखो, किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ बिजनेस नहीं करना है, किस ग्रुप में शामिल होना है, किस ग्रुप में शामिल नहीं होना है। सो बेटा दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। सो डोंट यू फाइंड दैट, तुम्हें नहीं लगता जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है ग्लोबल विलेज की, कॉन्ट्राडिक्टरी है किसके, कंजर्वेटिज्म की। सो डोंट यू फाइंड इट पैराडॉक्सिकल? यस यू फाइंड इट पैराडॉक्सिकल। हाँ भाई ये सच बात है और ये एक दूसरे के विरोध में है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम कहते हैं जी हमारा ये हिंदू धर्म है वो सभी से प्रेम करना सिखाता है। मुस्लिम कहते हैं कि हमारा धर्म भी बहुत ही अच्छा है। क्रिश्चियंस कहते हैं हमारे धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन फिर झगड़ा किस बात का है? तुम्हारा धर्म भी सिखाता है ब्रदरहुड, हमारा धर्म सिखाता है ब्रदरहुड। तुम्हारा धर्म भी सिखाता है लिव विद द पीस, हमारा धर्म भी सिखाता है क्रिएट पीस फॉर द अदर्स। लेकिन फिर ये युद्ध किस बात के हो रही है, झगड़े किस बात के, रॉइट्स किस बात की? डोंट यू फाइंड इट पैराडॉक्सिकल? है पैराडॉक्सिकल या नहीं है? कथनी कुछ है लेकिन करनी कुछ है। तो जब बेटा इसके बीच में अंतर होता है, जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है इसके बीच में, तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्स क्या है? नाउन। पैराडॉक्सिकल क्या है? एडजेक्टिव। पैराडॉक्सिकली क्या है? एडवर्ब। हैव यू अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई? चलो उसके आगे देखते हैं व्हाट इज दिस। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जो मैं इस इमेज को जानता हूं, मैंने ये अपने टाइम में देखी, मैंने इसके बारे में जाना? बोलो। एक्चुअल में था क्या, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। आज से 2, 4, 5 साल 7 साल पहले कि बड़े ही आराम से रहते थे सीरिया, लीबिया, इराक। लेकिन अमेरिका को क्या था? अमेरिका को यह चाहिए था इनके जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा किया जाए कैसे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा जी इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन, न्यूक्लियर वेपन। तो उसने कहा ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं एंड दीज न्यूक्लियर वेपन्स आर वेरी डेंजरस फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। बड़े खराब है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। आफ्टर दैट वहां पर सद्दाम हुसैन नाम के एक डिक्टेटर हुआ करते थे, उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया। और ये सद्दाम हुसैन की एक फेमस वहां पर क्या था? स्टैचू था। जब अमेरिका ने उसको हरा दिया बुरी तरह से, उसके बाद में स्टैचू को गिराया गया था। गॉट इट? बाद में यूएनओ की टीम वहां पर गई और यूएनओ की टीम ने कहा इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिसके ऊपर तुमने इस देश को खंडर बना के डाल दिया, इस देश को तुमने बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका को इस बात के लिए कोई पछतावा नहीं कि हमने 3-4 देशों को बिल्कुल तबाह कर दिया। एंड आज की डेट में टुडे यहां पर हर तरफ तुम्हें गोलियों के निशान ही मिलेंगे, बॉम्ब से टूटी हुई इमारतें मिलेंगी, बिकॉज द पीपल हैव फ्लीड फ्रॉम देयर, क्योंकि लोग वहां से भाग गए। पीपल हैव फ्लीड फ्रॉम देयर, वहां से वो जा चुके हैं, वहां मौत ही मौत है, मंजर ही मंजर है वहां पर। तो जब आप कोई गलती कर देते हैं और गलती को लेकर के आपको पछतावा होता है, उसको तुम क्या बोलते हो? एक उसके लिए बहुत रिग्रेट, उसके लिए वर्ड होता है रिग्रेट। बट दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, वो बहुत सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ही इज एन अमेरिकन एंड ही इज अ मेडिकल ऑफिसर। अब ये एक मेडिकल ऑफिसर है। अब यहां पर ये क्या कह रहा? आई एम सॉरी, मीन सॉरी माई सन। एक्चुअल में हुआ क्या? युद्ध हो गया, सारा देश तबाह हो गया। लेकिन जिस बात के लिए युद्ध लड़ा गया वो तो झूठी बात है। तो अमेरिका को क्या होना चाहिए? पेनिटेंस, इस बात का पछतावा होना चाहिए। पेनिटेंस एक नाउन है और पेनिटेंट एडजेक्टिव है। पेनिटेंट क्या है? एडजेक्टिव है। देखो अमेरिका एंड ब्रिटेन वर सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड, यू अंडरस्टैंड? जब तुम मेट्रो में ट्रेवल करें तो वहां बोल रहा होता है इफ यू फाइंड एनी सस्पेक्टेड आइटम प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस, ये होता है। तो सस्पेक्टेड होता है जिस पर संदेह हो, ठीक है। अमेरिका एंड ब्रिटेन वर सस्पेक्टेड अबाउट इराक that it had weapons of mass destruction. That's why they invaded this country. Write down the word invade. I-N-V-A-D-E. Invade, invaded, invaded. What does it mean? Attack कर देना किसी पर. That's why they invaded this country. Later reports revealed. बाद में reports ने बताया they had nothing on the name of deadly weapons. डेडली वेपन्स के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था।
तो क्या होना चाहिए, इस सोल्जर को क्या हो रहा है, इस सोल्जर को हो रहा है भाई पेनिटेंस। क्या हो रहा है इसको, पेनिटेंस। पेनिटेंस मींस होता है पछतावा, किसी का गलत काम को लेकर के जो आपके मन में पछतावा होता है, दैट इज कॉल्ड पेनिटेंस। PENITENCE। एडजेक्टिव क्या होता है, पेनिटेंट। क्या होता है एडजेक्टिव, पेनिटेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। बड़े गजब की चीज है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मुझे नहीं आया कोई टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पर टेंस सीखने में पेन होता है, टेंस सीखने में पेन होता है, लेकिन मुझे इसके लिए कोई पेनिटेंस नहीं, कोई पछतावा नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? आई डोंट हैव एनी पेनिटेंस। मुझे कोई पछतावा नहीं इस बात का कि टेंस सीखते हुए मुझे दर्द होता है। हैव यू अंडरस्टूड? पेन प्लस में टेंस। क्या है, पेन प्लस में टेंस। चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड इज, यू हैव टू टेल मी बाय this picture, what is this telling to you? This horse is stuck in mud. मड में स्टक हो चुका है बहुत बुरी तरह से, इसको निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। ठीक है, तो रेस्क्यू इज गोइंग ऑन। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर आप बुरी तरह से फंस जाते हैं और वहां से निकलना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। होती है जीवन में ऐसी सिचुएशन, भाई होती है, बिल्कुल सबके जीवन में हो जाती है। तो यहां पर देखो, व्हाट डू वी कॉल दैट, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकमेंट। व्हाट डू वी कॉल दैट, प्रीडिकमेंट। PREDICAMENT। ये पिक्चर देखो जरा, देख रहे पिक्चर को, ध्यान दो एक बार, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया समझ में? पिक्चर मछली के ऊपर पेड़ है, वो उसी मछली को मार रहा है, वो उसे लग रहा है वो उसे लग रहा है मछली पकड़ रहा है, पर एक्चुअली में बहुत बुरी प्रॉब्लम में वो फंस चुका है। Have you understood the point? That is called predicament. PREDICAMENT, a difficult or unpleasant situation. एक difficult और unpleasant situation, कठिन परिस्थिति जिसको तुम कहते हो। I don't know how to get out of the predicament. I am in, मुझे नहीं पता इस डिफिकल्ट सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। दैट इज कॉल्ड प्रेडिकमेंट। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। Yes, sir. चलो यहां पर देखो, सबके जीवन में होता है, ऐसी स्थिति में जो सारे लोग होते हैं वो मुश्किल में फंस जाते हैं, डिफिकल्टी में फंस जाते हैं। लव, मनी और लक, ये कैसी सिचुएशन है, असमंजस वाली सिचुएशन है, ये आपको बैफल करने वाली सिचुएशन है। हैव अंडरस्टूड? बैफल, बैफल्ड, बैफल्ड, दिस इज अ बैफलिंग प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है, बैफलिंग प्रॉब्लम। और यू कैन से प्रीडिकमेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस, प्रीडिकमेंट। अब यार इनमें से क्या लूं, देखो पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, ये मैं बताऊंगा, ये भी बहुत जरूरी है, और ये जिंदगी में कामयाब होने के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। हैव यू अंडरस्टूड? तो ऐसी सिचुएशन जहां पर इसके सामने कई सारी चॉइस है, तो ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकमेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस, प्रीडिकमेंट। चलो यहां पर देखो, दिस इज मैप ऑफ इंडिया। इस मैप को ध्यान से देखना, यहां पर श्रीलंका ऐसे लगा हुआ है हमारे साथ में, लगा के उसकी एक अपनी पोजीशन है। अगली जो पिक्चर है वो तुम्हें डिकोड करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें समझना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? Yeah, now China is having control on Sri Lanka because of their some because of the debt, because of the debt। बहुत अच्छी तरह से डिकोड किया बच्चे ने कि तुम्हें जहां दिख रहा है श्रीलंका, वहां श्रीलंका नहीं है, वो आज की डेट में यहां पहुंच चुका है। ये जो तुम पीछे पिक्चर देख रहे हो, दिस इज द कम्युनिस्ट कांग्रेस। ये जैसे हमारे पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे वहां पर ये कांग्रेस है इसका नाम। यहां पर इनके सारे पॉलिटिशियंस बैठते हैं। तो इन्होंने इनको इतना कर्ज दिया कि आज की डेट में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 100 ग्राम चीनी वहां पर इतनी महंगी मिलती है कि आम लोगों के बजट के बाहर हो चुकी है। फ्रूट्स खाना तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है, 1-1 किलो आलू लेना मार्केट से बहुत बहुत बड़ी बात है। सर ये हुआ कैसे? ये हुआ कुछ यूं, ये जो श्रीलंका है, इसने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने के लिए और बहुत सारी परियोजनाओं को चलाने के लिए इनसे कर्ज लेता गया। अब आ गया पेंडेमिक के अंदर इसकी जो इनकम है वो श्रिंक होती गई, और वो इतनी श्रिंक हो चुकी है आज की डेट में कि ये इनको पैसा वापस नहीं कर सकता। तो उसके एवज में इसने क्या किया, इसके यहाँ पर एक हनबन टोटा नाम की बंदरगाह है, उसको इसको बेच दिया कि भाई तुम ले लो, हमारे पास देने को पैसा नहीं है। और भी बुरे हालात है, काफी बुरे हालात हो चुके हैं आज की डेट में श्रीलंका के, ये इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका है।
मतलब इसके पास इतने रिजर्व्स नहीं है कि ये जिन पे से इसने कर्ज लिया है उसको वापस दे सके। तो ये कैसी सिचुएशन में है, कैसी सिचुएशन में, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकमेंट। व्हाट इज कॉल्ड प्रेडिकमेंट। देखो चाइना ने अपना एक वो चला दिया पूरा, वो क्या करता है बहुत मोटी तादाद में देशों को लोन देता है और उनको फिर अपने आप में फंसा लेता है, फिर वो उनसे वो काम करवाता है जो वो चाहता है। एक्चुअल में हुआ क्या, 15 जून 2020 तुम्हें ध्यान होगा 15 जून 2020 लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में उस दौरान। तो एलएसी पर एक बहुत भारी झड़प होती है और उसमें हमारे 20 सोल्जर्स मर जाते हैं। अब उसमें क्या कहा जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था मीन चाइना हैज ऑक्यूपाइड लैंड ऑफ इंडिया, इंडिया के लैंड ऑक्यूपाई कर ली है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आते हैं and he was talking to the chief ministers I think and he said no land has been occupied by China, चाइना के द्वारा हमारी कोई भी लैंड ऑक्यूपाइड नहीं करी गई है, बट एक्चुअल में कर ली थी उन्होंने। फिर हमारे ऑफिसर्स उनके पास जाते चाइना वालों के पास कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो क्या कहते हैं, योर प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग नो लैंड हैज बीन ऑक्यूपाइड, कोई लैंड ऑक्यूपाइड हुई नहीं है, तुम कैसे बोल रहे हो। अब उनसे क्या हम ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से गलती हो गई है, तो कैसी सिचुएशन बन गई थी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, प्रेडिकमेंट। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, प्रेडिकमेंट, मतलब अनयूजुअल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन क्या कहीं। फिर बाद में कुछ घुमा के तिगड़म 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 घुमा के ऑफिसर्स ने तब कहा वो तो उस चीज की बात कर रहे हैं, हालांकि चाइना वालों को भी समझ में आ गया था कि इन्होंने थोड़ी गलत बात बोल दी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है नो वन एंटर्ड इंडियन टेरिटरी, कोई भी इंडिया के टेरिटरी में एंटर नहीं हुआ है। तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दे वर फेसिंग, प्रेडिकमेंट। कैसी कमेंट थी, प्रेडिकमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड, ये दोनों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। हाँ, एक्चुअल में इसको अगर तुम समझने बैठोगे तो हुआ क्या है, एक यूक्रेन नाम का देश है, ठीक है, 1991 के पहले इट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ रशिया एंड दैट टाइम रशिया यूज्ड टू बी यूएसएसआर, जो रशिया था उसमें यूएसएसआर हुआ करता था। ओके, 1991 में उसको अलग हो गया, किससे, रशिया से। लेकिन अमेरिका के साथ उस समय इन्होंने कंडीशन रख दी थी कि भाई ये हमसे अलग तो हो रहे हैं बट इनको तुम कभी यूरोपियन यूनियन में नहीं मिलाओगे, मतलब तुम कभी ना नाटो का हिस्सा नहीं बनाओगे। एक्चुअली दैट इज कॉल्ड नेटो। ओके, आप कभी ना नेटो का हिस्सा नहीं बनाओगे। नेटो यू अंडरस्टैंड, देखो नेटो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत छोटे छोटे हैं, अमेरिका एक बड़ा कंट्री है। सो अप्रोक्सीमेट 47 कंट्रीज ऑफ यूरोप प्लस अमेरिका have got a alliance on the name of security. It means they have a combined force named NATO. इनके combined force है यूरोपियन नेशंस की और अमेरिका की, जिसको नेटो बोला जाता है। किस चीज का फोर्स है, combined? आर्मी है, आर्मी। हाँ, आर्मी उनकी, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है, अमेरिका ने क्या किया, जो देश है यूक्रेन वो यूरोप में मिलना चाहता है और जैसे वो यूरोप में मिलेगा वहां पर नेटो फोर्सेस आ जाएंगी, नेटो फोर्सेस बहुत करीब पहुंच जाएंगी रशिया की। तो अमेरिका का जो जाल है, जो पंजा है, वो कसने लग जाएगा किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। एंड रशिया डज नॉट वांट इट एट एनी कॉस्ट, रशिया इसको किसी भी कॉस्ट पर नहीं चाहता ऐसा हो। रशिया ने कहा जी तुम ऐसे मानने वाले नहीं, ऐसे मानोगे। उसने लगभग 1 लाख अप्रोक्सीमेट 1 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए, कहां पर, एट द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के बॉर्डर पर उसने क्या कर दिए, सारे के सारे लोग उसने लगा दिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए भी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन बन चुकी है आज के लिए। तुम्हें कैसे, अगर वो रशिया का साथ दे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अगर इंडिया अमेरिका का साथ दे तो रशिया नाराज हो जाएगा। दिक्कत क्या है, अगर हम रशिया के साथ रहें तो चाइना क्या करेगा, हमें परेशान करेगा। कुछ आ रही बात समझ में, अगर भाई इंडिया अमेरिका के साथ रहता है तो चाइना पर हम कंट्रोल पा सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ हो जाए तो चाइना हम पर दबदबा बनाने लगेगा ऊपर से। अगर हम रशिया से तोड़ दें तो रशिया हमें मिसाइल्स देता है, बहुत सारे वेपन्स देता है, फिर वो उनको देना बंद कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने दिया मैं S-400 जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। इसकी क्वालिटी क्या है कि तुम्हारी सीमा में किसी फॉरेन कंट्री का, मतलब एनिमी का प्लेन आ ही नहीं सकता, उड़ा देगा वो उसको, ठीक है। तो इंडिया के लिए कैसी सिचुएशन है, that is called predicament. What kind of situation, predicament. Have you understood? So predicament, चलो जी इसका देखते हैं mnemonics क्या, what is the mnemonics of this
प्रीति का कमेंट मुझे प्रॉब्लम में या प्रीडिकमेंट कर देता है। हैव यू अंडरस्टूड? जो प्रीति का कमेंट है मुझे प्रॉब्लम में, दुविधा में डाल देता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकमेंट। PREDICAMENT। आई जी बात समझ में नहीं आई? बेटा भूलोगे नहीं ये, ठीक है जी। जो उसका कमेंट, आपको व्हाट इज योर नेम बेटा? आपका नेम क्या है? प्रीति ना आपका, चलो ठीक है, आप ये वर्ड नहीं भूलने वाली। प्रीति का कमेंट मुझे किस में डाल देता है? प्रॉब्लम में डाल देता है, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकमेंट। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेशनल। नेक्स्ट वर्ड इज रेशनल। जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है दे हैव गॉट रेशनल अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तर्कसंगत तरीका होता है इनका करने का, मतलब ये भावुक नहीं होते। एंड गर्ल्स आर इमोशनल। जो गर्ल्स होती है वो कैसी होती है? वो इमोशनल होती है, वो भावात्मक होते हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वो ज्यादा लॉजिक में विश्वास करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अरे कुछ बात समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे बात हो रही है, तुम्हारी मम्मी ने कुछ बोला, उसने तो शादी में 40 लाख रुपए लगा दिए। कहाँ लगा दिए 40 लाख? मैं बता दूं, स्कॉर्पियो दी है, कितने की होगी? 16 लाख की होगी, ठीक है भाई। खाने में कितना लगा दिया होगा? 500 लोगों का खाना, 2 लाख हो गया, मोटा मोटा 2 लाख, ठीक है। कपड़े कितने के होंगे? 2 लाख के होंगे। जेवर कितने के होंगे? 3 लाख के होंगे। पता कहां से लगे? कहां से लगे 40 लाख रुपए? तुम वैसे ही गा रहे हो। हैव यू अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं, कहीं ना कहीं माना जाता है उनकी रेशनल अप्रोच होती है, एंड गर्ल्स हैव इमोशनल अप्रोच। इमोशनल अप्रोच भी अच्छी होती है, कोई बुरा नहीं उसमें। रेशनल एक एडजेक्टिव है, रेशनली, RATIONALLY। रेशनली इज एन एडवर्ब। रेशनली इज एन एडवर्ब। रेशनली क्या होता है? एडवर्ब होता है। रेशनैलिटी इज अ नाउन, RATIONALITY। रेशनैलिटी इज अ नाउन। देखो रेशनल क्या है? is an adjective, rationally is an adverb, rationality is a noun। होता है भाई ये। चलो जो उसके बाद देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। आज की डेट में क्या कहा जा रहा है? इन द इलेक्शंस द थिंग्स विल बी गिवन टू यू फ्री। फ्री में चीजें तुमको दे दी जाएंगी। बेटे रेशनल अप्रोच नहीं है, तर्कसंगत अप्रोच नहीं है। देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड। उस दिन एक बच्चे से हमने पूछा था, उससे भी पूछा था, इससे भी पूछा था, तो इन्होंने क्या कहा जी मैं लाइबिलिटीज नहीं पालूंगा। मतलब कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं 5 करोड़ से 55 करोड़ बनाऊंगा, उसके बाद में 5 करोड़ दान कर दूंगा। 50 करोड़ मेरे पास रह गए और 5 करोड़ दान भी कर दिए मैंने। दिस इज रेशनल अप्रोच है। इमोशनल अप्रोच क्या होती है? 5 करोड़ भाई 4 करोड़ गरीबों को दे दूंगा, है ना? एकदम से भाई उठे 4 करोड़ गरीबों को, वाह ये है ना, 4 करोड़ गरीबों को दे दिए। जबकि रेशनल अप्रोच बिल्कुल सही अप्रोच है। यू हैव गॉट टैलेंट, तुम में टैलेंट है तो तुम 5 के 50 बनाओ, उसके बाद यू कैन गिव 50। कितना ज्यादा दान कर सकते हो ना उसके बाद। तो वैसी चीजों को फ्री मत दो, चीजों के बदले पैसे लो, बट उससे क्या काम करो? उससे तुम रोड्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, फ्लाईओवर्स बनाओ, ठीक है, उससे बसेस खरीदो, उससे कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ। व्हाट विल हैपन? लोग खुद पढ़ लिख जाएंगे, पढ़ लिख करके वो टैक्स पे करेंगे। उस टैक्स पे करने से लाखों करोड़ों का तुम्हारी इनकम होगी, उससे ज्यादा भला कर पाओगे, अब ज्यादा कर पाओगे। मुझे लगता है आप तब ज्यादा बेटर कर पाओगे। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा? टेल मी, बोलो बच्चों, होगा ना? तो क्या रेशनल अप्रोच है? रेशनल अप्रोच तो ये है कि भाई हम क्या करें, हम चीजों को एक साइंटिफिक वे में देखें, ना कि इमोशनल वे में। हैव यू गॉट इट? आई की बात समझ में? चलो उसके बाद देखते हैं। अब इंडिया के अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन के अंदर क्या हो रहा है? पूरे इलेक्शन में ऐसा लगता है कि ब्राह्मण लड़ रहे हैं, अहीर लड़ रहे हैं, यादव, ओके, उसके अलावा मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, उसके अलावा जी मौर्य लड़ रहे हैं, हरिजन लड़ रहे हैं। अरे कोई तुक वाली बात ही नहीं समझ में आ रही, कोई रेशनैलिटी नहीं है पूरे इलेक्शन के अंदर। बात किस पर होनी चाहिए? बात होनी चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, बात होनी चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर। बाई किलिंग गर्ल चाइल्ड, बच्चियों का मतलब कि उनका मर जाना, चाइल्ड लेबर पर बात हो, चाइल्ड मींस वीमन अब्यूज पर बात हो, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस पर बात हो, मेल न्यूट्रिशन पर बात हो, ड्रग्स पर बात हो, पॉवर्टी पर बात हो, इलिटरेसी पर बात हो, होमलेसनेस पर बात होनी चाहिए, करप्शन पर बात होनी चाहिए, डाउरी बात होनी चाहिए। पर बात किस पे हो रही है? बात हो रही है मंदिर पर बात हो रही है, ठीक है। बात किस पे हो रही है? बात हो रही है जी कि ब्राह्मण इसको वोट देंगे, मींस मुस्लिम्स इसको वोट देंगे, यादव इनको वोट देंगे। सो डू यू फाइंड दिस अप्रोच रेशनल?
क्या तुम इस रेशनल पाते हो, इसको तर्क संगत है ये? तो आप क्या चाहते हो? रेशनल इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड। क्या बोल रहे हो? रेशनल इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड, वो इश्यूज जो तर्क रखते हो, ये में कोई तर्क नहीं है। हैव यू गॉट इट? चलो उसके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ लोग पाते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये कोई अच्छी बात नहीं हुई जी। क्यों नहीं हुई अच्छी बात ये? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो भाई मेरी उम्र क्या है, मींस अप्रोक्सीमेट, रियलिटी वाली नहीं बताऊंगा, 30 हो गई है। खैर वो तो पता ही लग रही है, तो 30 समझो मेरी उम्र है ना, लगता नहीं फिर बता रहा हूं ठीक है। चलो तो मेरी उम्र 30 है। अब 18 इयर्स का नौजवान अब कह दीजिए तुम्हें इसके साथ दौड़ना है, तो उसके दौड़ने में मेरे दौड़ने में फर्क है। जाहिर सी बात है मैं हार जाऊंगा, ना तो मैं फिट हूं और ना ही मैं इतना यंग हूं। तो एक्चुअल में होगा क्या, अगर तुम एक बहुत बड़ी कंपनी को एक छोटी कंपनी से कंपटीशन करा दोगे तो एक कंपनी तो जाहिर सी बात है बाहर निकल जाएगी, इसका बस का ही नहीं है। तुमने शॉर्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस वीडियो, थम्स अप यूज्ड टू बी एन इंडियन कंपनी। वो इंडियन कंपनी हुआ करती थी और वो बहुत ज्यादा बिकती भी थी, ठीक है ना। तो कोको कोला जब इंडिया में आई, उसको लगा मैं अपनी सेल कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, तो उसका जो बोतल का सप्लायर था थम्स अप का, उसको उसने पैसा दे दिया। उसने कहा थम्स अप को आज से तुम बोतल ही सप्लाई करना बंद कर दो। जब उसके पास बोतल ही नहीं रही तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी तेजी से नीचे गिरी कि रातों रात जो थम्स अप है वो बाजार से गायब हो गई और लोगों ने कोको कोला पीना शुरू कर दिया। तो तुम क्या कर रहे हो कि एक बड़े प्लेयर को मार्केट में उतार दे रहे हो छोटे प्लेयर के सामने। आ रही है कुछ बात समझ में नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने सुना होगा कि आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बहुत मतलब ग्रोसरी तुम्हें बड़ी सस्ती मिल जाएगी, बट जो तुम्हारे पड़ोस में दुकान है वहां पर तुम्हें सस्ती नहीं मिल रही। डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस? कारण क्या है? जो जियो मार्ट है या आपका ग्रोफर्स है या बिग बास्केट है, वो 2 लाख पैकेट खरीदता है मैगी की, उसको मैगी कंपनी उसको 8 रुपए में बेच देती है, 1 रुपया वो अपना ऐड करता है, 9 रुपए में तुम तक पहुंचा दे रहा है। जबकि जो बंदा दुकान खोल के बैठा वो 11 रुपए की बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? 12 की बेच रहा है, क्योंकि उसे मिली 11 रुपए में रही है वो। Have you understood? तो तुमने क्या किया, छोटी कंपनी के सामने बड़ी कंपनी उतार दी। यही होता है एलपीजी के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारे देश में आती हैं, एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ योर कंट्री और द स्मॉल कंपनीज ऑफ योर कंट्री वैनिश। क्या होती है? वो वैनिश हो जाती है बिल्कुल गायब। सो सम पीपल डू नॉट फाइंड एलपीजी रेशनल। कुछ लोग इसको तर्क संगत नहीं पाते, वो कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लिबरलाइजेशन एक्चुअल में हुआ क्या था, इंडिया के अंदर जो हुआ करता था ना, वो सरकार सब कुछ चलाया करती थी। जैसे शराब के ठेके, बसेस, ट्रेन, रोड सरकार बनाती थी। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, कितने लोग उसमें नौकरी हैं, तो मोर देन 70-80% जो काम था वो सरकार किया करती थी। अब सरकार हो गई बल्कि, मतलब इतने डिपार्टमेंट्स को सरकार कैसे संभालती, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने चीजों को धीरे धीरे प्राइवेट बनाना शुरू कर दिया। जैसे तुम आज देखो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बनाने वाले आज हमारे आती है प्राइवेट है, बसेस देखो प्राइवेट आ गई, स्कूल्स प्राइवेट आ गई, लिकर शॉप्स प्राइवेट हो गई। तो ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक तो ये। दूसरा क्या है, पहले विदेशी कंपनियां इंडिया में काम नहीं कर सकती थी। 1991 के बाद में उनको अलाउ कर दिया गया, तभी तुम देखते हो एलजी, सैमसंग, एप्पल, ऑडी, ये दुनिया भर की कंपनी इंडिया में ऑपरेट करें। दिस इज कॉल्ड एलपीजी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। राशन की दुकान पर जाने के बाद लोग रेशनल नहीं रहते, उनको ये तर्क नहीं रहता कि लाइन में खड़ा होने नहीं होना, भाई नाच खत्म हो जाएगा, मुझे तो चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? राशन की दुकान पर जाने के बाद आप क्या नहीं रहते? रेशनल। राशन की दुकान पर जाने के बाद क्या नहीं रहते? रेशनल। आप तर्क संगत नहीं रहते, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, बस मेरा जो मुझे मिलना है वो मुझे कैसे मिल जाए, मुझे लाइन वाइन में नहीं लगना। हैव यू अंडरस्टूड? सो कैसे याद रखेंगे? राशन की दुकान पे जाने के बाद व्यक्ति कैसा रहता? रेशनल रहता। लेट्स अंडरस्टैंड। बताओ कौन है ये? दशरथ माझी। कौन है ये? दशरथ माझी। अच्छा, दशरथ माझी, सबसे बड़ी बात ये है, इनको माउंटेन मैन भी बोला जाता है ना? माझी द माउंटेन मैन। ऐसा इनमें क्या था? इनके अंदर थी लगन। इन्होंने सोच लिया था कि भाई
इन्होंने सोच लिया था कि हमें क्या करना है, मुझे पहाड़ तोड़ना है। जस्ट इमेजिन करो 22 ईयर्स तक, लगभग 22 ईयर्स तक, या मुझे नहीं पता 16 ईयर्स तक ये लगातार हथौड़ा लेकर जाते थे और उसके बाद में क्या करते थे, उसको माउंटेन को तोड़ते रहे। इस तरह की डिटर्मिनेशन को व्हाट डू वी कॉल, डिटर्मिनेशन ही तो है ये। नहीं तुम्हें लगता है 2-4 दिन पत्थर तोड़ के आगे तुम तो दिमाग खराब, अपने खेत में जाके काम करने से बढ़िया पैसा आएगा मेरे पास। लेकिन इन बंदे के अंदर था डिटर्मिनेशन। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट डिटर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूट, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूट। तो नई ईयर पर बहुत सारे बच्चे लेते हैं रेजोल्यूशन कि इस ईयर, इन दिस ईयर आई हैव टू शार्प माय कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मुझे मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको क्या करना है, शार्प करना है। भाई एकदम से आग लगा दूंगा, आग, हैव यू अंडरस्टूड। लेकिन 2-4 दिन में ही ये आग में पानी हो जाता। गॉट इट। तो यहां पर क्या, रेजोल्यूट मींस होता है किसी चीज के लिए डिटरमिन्ड, किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित। तो ये एडजेक्टिव है रेजोल्यूट, रेजोल्यूटली, और नाउन होता है रेजोल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल दिस, रेजोल्यूशन। दोज हु आर चेन स्मोकर, दोज हु आर चेन स्मोकर्स, दे आल्सो टेक रेजोल्यूशन नॉट टू स्मोक फ्रॉम द न्यू ईयर। भैया न्यू ईयर आएगा, तुम्हारा भाई ये सारे काम छोड़ देगा। 3-4 दिन बंद रहे, उसका कहा यार क्या होगा, सिगरेट से कौन सा मरते हैं लोग, मरते हैं क्या कोई, दोस्तों का बिल्कुल नहीं मरते, मैं भी पी रहा हूं, और जब मरने वाले तो भाई वैसे मर जाएगा, एक्सीडेंट में मर गया, फिर अलग अलग तरह के एग्जांपल देंगे। ठीक है, देख ले वो 25 साल से पी रहा है, मर गया क्या? Have you understood? चलो, तो यहां पर होता है रेजोल्यूट मींस होता है किसी चीज का प्रण लेना, किसी काम को ठान लेना। ये देखो जी, ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमने आज प्रण नहीं लिया, पूरी दुनिया के देशों ने अगर ये प्रण नहीं लिया ना कि पृथ्वी को बचाना है, देन इट विल बी नेक्स्ट टू पॉसिबल टू सेव इट, इसको बचा नहीं पाएंगे। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, सबसे पहले इसमें कौन पिसेगा, पिसेंगे जो गरीब मुल्क, जो गरीब देश हैं, दे आर गोइंग टू सफर अ लॉट, वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बाढ़ आएगी तो ये इनके यहां पर तो संसाधन ही नहीं है, लोगों को इवैक्यूएट कर ली। अरे हमें ये बताया जाता, तुमने सुना है कि इंडिया ने 5 नए देशों के साथ में दोस्ती बनाई है, बताओ कौन कौन से? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सुना ना ये सारे देश, ये अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। ठीक है, ये बताया जाता है कि वो इंडिया से 1.25 गुने बड़े हैं और वहां की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 7 to 8 करोड़ है। कहते 200 300 किलोमीटर तक तुम्हें आदमी देखने को नहीं मिलेगा, 200-300, हाँ इतनी कम पॉपुलेशन, इतनी कम कि 200-300 किलोमीटर तुम्हें आदमी नहीं मिलेगा देखने के लिए। इंडिया में 300 किलोमीटर में तो गुजारी बात समझ में। अगर उन देशों में बाढ़ आती है तो कितने लोग डूबेंगे? 100-50। लेकिन इंडिया में अगर बाढ़ आ जाए किसी अच्छे ठीक ठाक राज्य में जब पॉपुलेशन रहती है तो हर 3 कदम पर 300 आदमी डूब रहे होंगे। इतने आई कुछ बात समझ में? तो सबसे ज्यादा जो सफर करने वाले हैं वो देश होंगे जो हाईली पॉपुलेटेड है और गरीब भी हैं। सो वी नीड टू टेक अ रेजोल्यूशन, वी नीड टू टेक अ रेजोल्यूशन, हमें एक रेजोल्यूशन लेने की आवश्यकता है, सो दैट वी कैन सेव द, ताकि हम क्या कर सकें, अर्थ को बचा सकें। जी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने लेवल पे ये कर सकते हैं, जैसे आपको रात का मोबाइल है ना आपका, उसका आप इंटरनेट बंद करके सोइए। देखो रात को आप उसको यूज तो नहीं कर रहे, ना ही रात को उठ के मैसेज देख रहे हैं, तो जब तुम सोच के देखना, अगर हजारों लाखों मोबाइल के इंटरनेट बंद हो जाएंगे तो टास्क को कम ऑपरेट करना पड़ेगा, टास्क कम ऑपरेट करेंगे तो बिजली कम कंजम्पशन होगी, बिजली की कम कंजम्पशन होगी तो CO2 कम पैदा होगी। तो हमारे एक छोटे से कदम ने क्या कर दिया, CO2 को घटा दिया। जैसे हम बिना मतलब की बहुत सारी चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मूवी हमने देखनी है नहीं लेकिन हमने डाउनलोड कर ली, गाना बहुत दिन से डाउनलोड पड़ा हुआ है, वो जो डाउनलोडिंग का स्पेस है इंटरनेट के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर, वो कहीं डेटाबेस के अंदर है या नहीं है? वो डेटाबेस को चलाने के लिए क्या लग रही है, बिजली लग रही है। अगर मैं वो गाना डिलीट कर दूं तो ये डेटाबेस हल्का हो जाएगा, जितना ये डेटाबेस हल्का होगा उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी, और जितनी कम होगी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उतनी CO2 कम पैदा होगा। जैसे पानी की टैप है, तुमने कहीं चलती देखी, छोटे बच्चे को समझा दिया, तो हम भी अपने लेवल पे भी ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि हमें अर्थ को बचाना है। गॉट इट? चलो, उसके बाद में देखो, दिस इज फ्लैग ऑफ चाइना, ये चाइना का फ्लैग है।
देखो कोई भी जो देश है ना, मेरा इसको दिखाने का एक मतलब ये है, कोई भी जो देश है इट मे बी रेजोल्यूट टू बी द सुपर पावर, वो सुपर पावर बनने के लिए डिटरमिन्ड हो सकता है, पूरा अधिकार है उसको कि मींस आई हैव टू बी द सुपर पावर, आई हैव टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ माय कंट्री। हो सकते हो ना, आप भी हो सकते हो, यू कैन ऑल्सो बी यू कैन ऑल्सो टेक एनी रेजोल्यूशन, तुम भी ले सकते हो कोई रेजोल्यूशन, बट इसका मतलब ये नहीं तुम दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाओ। इनको सुपर पावर तो बनना है, दे हैव टू बी द सुपर पावर, बट दे आर ट्रबलिंग देयर नेबर्स, लेकिन अपने नेबर्स को परेशान कर रही है। जैसे चाइना का एक आइलैंड है, द नेम ऑफ द आइलैंड इज सेनकाकू। सेनकाकू पर इन्होंने अपना अधिकार जमाते हैं, ताइवान पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, हांगकांग में परेशानी पैदा कर रहे हैं, एलएसी पर परेशानी पैदा कर रहे हैं। इट इज नॉट राइट एट ऑल, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम दृढ़ संकल्पित हो विश्व जीतने के लिए, इट इज गुड। कुछ आ रही मेरी बात समझ में? You may be resolute to be the richest country of the world, but not at the cost of neighbors, human rights and economic imperialism. What is economic imperialism? जो वो कर्ज दे के कर रहा है ना, वो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की कैटेगरी में आता है। तुम दृढ़ संकल्पित हो, अच्छी बात है पावर बनने के लिए, बट दूसरे लोगों को परेशान मत करो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेक्स्ट इज, ये एक लड़का है जिसको क्या किया गया, यू आर फायर्ड फ्रॉम आर्मी, तुम्हें आर्मी से बाहर निकाला जाता है, तुम्हें आर्मी से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये लड़का क्या कहता है कि मुझे वैसे ही सैल्यूट करना है जैसे मैंने कभी किया था। तो उसको कोई बंदा कह रहा है रीसैल्यूट, अगर तुम्हें फिर से वैसे ही सैल्यूट करना है तो तुम्हें अपने आप को रेजोल्यूट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को दृढ़ संकल्पित करना पड़ेगा कि तुम फिर से क्या चले जाओ, फिर से आर्मी के अंदर चले जाओ। तो रीसैल्यूट, रेजोल्यूट, क्या हो गया? रेजोल्यूट, रेजोल्यूटली, रेजोल्यूशन। गॉट इट? चलो जी, नेक्स्ट इज रिटेन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन? रिटेन को मतलब टू कीप इन माइंड, किसी चीज को दिमाग में रखना। तुमने सुना होगा हिज रिटेंशन पावर इज वेरी गुड, उसकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत ही अच्छी है। गॉट इट? रिटेंशन है ना, याद करने की। रिटेंशन का देखो याद करने की नहीं, रिटेंशन का मतलब है कोई चीज है वो दिमाग में रहती है। देखो एक चीज कहते हैं, देखो जी स्किप हो गई, कुछ लोगों की स्किप नहीं होती, वो दिमाग में होती है, वो रखते हैं जो चीज वो सुन ले पढ़ ले, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? रिटेन, 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 ये दो चीजों में होती है। रिटेन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, रिटेन का मतलब देखो, रिटेन का मतलब एक्चुअल में ये है। कुछ आई बात समझ में नहीं आई? हैंड रिटेन मतलब, हाँ, हैंड रिटेन नहीं, रिटेन का मतलब ये होता है कि ये स्किप नहीं होती, ये स्टेप नहीं होती। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब ये होता है, मान लो तुम्हें मैंने कोई बात याद कराई, मैंने तुम्हें क्या याद कराया? तुम्हें वोकैबुलरी याद कराई, तुम्हारी रिटेंशन पावर हल्की है तो वो छूट गई। अगर तुम्हारी रिटेंशन अच्छी है तो वो तुम्हारे दिमाग में रहेगी, तुमने होल्ड कर रखी है। ये दो चीजों पर लागू होती है, एक तो चीजों को याद करने में, दूसरी होती है पोजेशन को लेकर के, वैल्यूज को लेकर के। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी बातें? हम तो ये होती है वर्ब, रिटेन, रिटेन्ड, रिटेन्ड। नाउन क्या होता है? रिटेंशन। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज रिटेंशन। अब जैसे मैं तुमसे कहूं, तुम्हारे परिवार में कोई बहुत ही बड़े आदमी थे, उन्होंने बड़ी भलाई करी, उनका बड़ा नाम था, तुम अपना लगा के लाल परी बैठे हो कहीं, कोई आया तुम्हारे दादा की, तुम तो वसीयत, तुमने दादा की लेगेसी रिटेन नहीं कर पाए, तुम अपने दादा की लेगेसी रिटेन नहीं कर पाए, जो तुम्हारे दादा ने काम किए। अगर मूर्ख इंसान तो उसका नाम खराब कर रहे हो, तुम्हें तो वहां से आगे जाना चाहिए था, तुम तो वहां से पीछे आ गए, तो तुम पोजेस नहीं कर पाए। क्या पोजेस नहीं कर पाए? द लेगेसी ऑफ योर ग्रैंडफादर, द लेगेसी ऑफ योर ग्रैंडफादर। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस ग्रोसरी ऑनलाइन। देखो कस्टमर्स भी तो रिटेन होते हैं, कुछ बात समझ में आई? कस्टमर्स भी तो रिटेन होते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं जूस पीता हूं, एक दुकान से पीता हूं, है ना बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं पहले कहीं और से पीता था, मैं एक दिन उसके पास रुका, तो उसने देखा कि क्यों ना इसको थोड़ा ज्यादा जूस दिया जाए, तो मुझे 20 रुपए में 25 रुपए का जूस देता है, उससे भी ज्यादा का दे देता है। लेकिन मैं हर रोज उसके पास जाता हूं और वहां से पीता हूं, तो उसने क्या कर लिया, अपने ग्राहक को रिटेन कर लिया। तो वैसे ही जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दी जाती हैं,
दे आर गिवन फॉर द रिटेंशन। वो किसके लिए दी जाती है? रिटेंशन के लिए दी जाती है, ताकि आप उनसे बंध जाओ। जियो ने फ्री बांटा, ले जाओ, खूब चलाओ, खूब चलाओ। बच्चे बोल रहे थे अरे अब तो व्हाट्सएप भी 4G पर चला रहे हैं हम, यूट्यूब। उनको पता चल गया, जियो वालों को मिलियंस में आज हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसका टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई हमारे यहां पर क्या चलती है। ये कंपनी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी एजेंसीज देती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स माल देते हैं होलसेलर्स को, ठीक है। कंपनी का एक अपना पेड एम्प्लॉय होता है जो क्या काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बड़े बड़े देखो अब थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया, मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूं। होलसेलर को वो क्या कर देता है, होलसेलर को वो क्या ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। वो लेके यहां दे गया। ये जो होलसेलर होता है ये क्या करता है, रिटेलर्स को ये चीजें दे देता है। अब हुआ कुछ ही नहीं, कंपनी से कोई चीज आई 6 रुपए की। अब भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर के होते हुए होलसेलर के पास पहुंची 7 रुपए में, फिर ये रिटेलर को देता था कितने रुपए में, 8 रुपए में। अब ये जो रिटेलर होता था ये देता था 9 रुपए में, तो 6 रुपए की चीज 9 रुपए में पड़ रही थी। अब भाई नई नई कंपनियां, इन्होंने क्या किया, सीधा कहा जी मैगी से, नेस्ले से कहा हम तुम्हारे कॉफी के 2 लाख पैकेट शैसेस खरीदेंगे, या हम आपके इतने सारे कप खरीदेंगे। उन्होंने कहा कंपनी हम इतने में दे देंगे। तो इनको देखो ज्यादा माल खरीदने की वजह से चीजें क्या हुई, लेस कॉस्टली हो गई, और ये सस्ते में आगे भी प्रोवाइड कर रही है। तो जो हमारी ग्रोसरी शॉप्स हैं आज की डेट में वो सफर कर रही है। सो दे आर नॉट एबल टू रिटेन देयर कस्टमर्स, दे आर नॉट एबल टू रिटेन देयर कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने में पॉसिबल नहीं हो पा रही। अच्छा, नया मोबाइल फोन लॉन्च होता है, वो पहले शॉप पर मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। तो इसीलिए तुम क्या देख रहे हो, ये तो भाई जो ये चल रही है जो शॉप, बिकॉज ऑफ बुरा मानने की बात नहीं है, वो हमारे बाहर से कुछ लोग आए उनकी वजह से चल रही है ये। यहाँ के लोग तो समझ चुके, पहले डिसाइड कर लेते, रिव्यू आ जाता है, सब कुछ आ जाता है कि ऑनलाइन इस दिन लॉन्च होकर मैं खरीद लूंगा यहां से, और वहां छूट भी मिलती है। सो आज की डेट में ये जो हमारी मार्केट है इनके लिए क्या चैलेंजिंग बन गया है, इट हैज बिकम चैलेंजिंग फॉर देम टू रिटेन द कस्टमर्स। कस्टमर्स को रिटेन करना इनके लिए क्या बन गया है, चैलेंजिंग बन चुका है। चलो उसके बाद देखते हैं, ये है बेटा स्टैटिस्टिक्स। ये दुनिया ना स्टैटिस्टिक्स की दुनिया है। तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें मैं सच्ची बात बताऊं तो तुम भी एक स्टैटिस्टिक्स हो, तुम भी एक आंकड़ा हो। कैसे आंकड़ा सर, हम कैसे एक नंबर है, तुम एक नंबर ऐसे हो। क्या करते हो तुम, यूट्यूब पर जाते हो, यूट्यूब पर जाकर के देखते हो एक स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच के 2-4 रिव्यू देखे, तुम समझो आई एम वेरी स्मार्ट, मतलब मैं तो रिव्यू देखूंगा फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा। यूट्यूब ने क्या कहा, यूट्यूब है गूगल की बहन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सारा डेटा गूगल को भेज देती है। गूगल के पीछे एक आदमी बैठा है अमेज़न वाला, उसने गूगल को बोल रखा है कि जो स्मार्ट बन रहा है ना इसका डेटा मुझे ट्रांसफर कर देना एक बार, ठीक है। उसने क्या किया, अमेज़न वाले को ट्रांसफर कर दिया। अमेज़न ने फिर सीधा अब ये फेसबुक खोले, यूट्यूब खोले, कुछ भी खोले, एक पर्टिकुलर ब्रांड की इसको क्या दिखा दी, वॉच दिखा दी, या पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांड्स की दिखा दी, लेकिन इसको मजबूर कर दिया क्या खरीदने पर, वॉच खरीदने पर प्रेशर बना दिया ना, प्रेशराइज कर रहा है। तो वैसे ही अब दूसरे तरह के स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, कई बार मैंने बताया कि 55 करोड़ 50 लाख लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा मात्र इंडिया के 9 लोगों के पास है। ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है, जितना इंडिया में 55 करोड़ 50 लाख लोगों के पास है उतना मात्र 9 अमीरों के पास पैसा है, इतना पैसा जितना उनके पास है स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, हम किसके वर्ल्ड में रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड में रहते हैं। बट दीज स्टैटिस्टिक्स आर डिफिकल्ट टू रिटेन, क्या है ये, डिफिकल्ट टू रिटेन है। हर चीज को स्टैटिस्टिक्स को दिमाग में रखना क्या है, मुश्किल है। हैव यू अंडरस्टूड? सो रिटेन रिटेन रिटेन। चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है हम भारत के लोग लिखा हुआ है। तो हम सारे के सारे, चाहे मैं हिंदू हूं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे कोई ईसाई है, कुछ भी है, वो सारे क्या हैं, वो सारे के सारे इंडियंस हैं। और हमारे जो पूर्वज थे वो यही कहते कहते तो चले गए,
यू ऑल आर इंडियंस, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली लाइन ये लिखी गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अब हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमें ऑन द नेम ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, सब चीज में डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या नहीं कर पाए, आर पॉलिटिशियंस have not succeeded to retain the soul of constitution, to retain the soul of constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो उसी को रिटेन नहीं कर पा रहे, वो हमें अपने वोट्स के लिए बांट रहे हैं। गॉट इट? सो रिटेंशन, रिटेन। चलो नेक्स्ट वर्ड है, देखो, ट्रेनिंग, रिट्रेन। अगर आपको चीजों को रिटेन करना है, अगर आपको चीजों को अपने दिमाग में रखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, रीट्रेन, फिर से ट्रेन, फिर से ट्रेन, फिर से ट्रेन। तो फिर तुम क्या कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे चीजों को अपने ब्रेन के अंदर। चलो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीट। रिट्रीट के कई सारे मीनिंग होते हैं। पहला है रिट्रीट, रिट्रीटेड, रिट्रीटेड। देखो रिट्रीट का मतलब क्या होता है, रिट्रीट का मतलब जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, इससे पीछे हट जाऊं, इससे पीछे हट जाऊं। हालांकि मेरे केस में कुछ भी नहीं खास, ये होता है खास फोर्सेस के लिए, आर्मी, ठीक है। हमारी आर्मी किसी मोर्चे से पीछे हट जाए या किसी और देश की आर्मी मोर्चे से पीछे हट जाए, कुछ बात समझ में आई? बैटल ग्राउंड के अंदर पोस्ट को छोड़ के पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट। इसके बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान ध्यान से समझते जाना। कई बार क्या होता है, आप कई बार पीछे हटते हैं शांति के लिए, मतलब कि देखो, एक तो रिट्रीट का मतलब होता है सेनाओं को पीछे हट जाना, एक रिट्रीट का मतलब क्या होता है, एक रिट्रीट का मतलब है किसी शांत जगह पर चले जाना। हैव यू गॉट द पॉइंट? बहुत से लोगों को तुमने सुना होगा, जो अमीर लोग होते हैं वो 10-15 दिन की छुट्टियां निकाल करके किसी आश्रम वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तुमने सुने होंगे एक सदगुरु जी के नाम से, सदगुरु जी का बहुत बड़ा आश्रम है और वहां पर अच्छे अच्छे समझदार पढ़े लिखे अमीर लोग जाते हैं फॉर रिट्रीटिंग, शांति के लिए, शांत जगह पर। चलो जी, रिट्रीट। अभी क्या हुआ, कॉप 26 हुआ थोड़े दिन पहले, कॉप 26 हुआ, क्या अभी थोड़े दिन पहले कॉप 26 हुआ। कॉप 26 क्या है, कॉप 26 है कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, उसका 26 हुआ, सबमिट हुआ, सबमिट समझते ना, शिखर सम्मेलन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शिखर सम्मेलन, समिट। गॉट इट? मोदी जी वहां गए। अमीर देशों ने क्या वादा कर रखा है गरीब देशों से, हम तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर देंगे, तुम CO2 तो घटाओ, तुम CO2 तो घटाओ। ये सीधा गए और उन्होंने बोला कि जो तुमने वादा किया है तुम उससे पीछे हट चुके हो, यू हैव रिट्रीटेड टू योर प्रॉमिस। कहने का मतलब तुमने जो प्रॉमिस किया है तुम उससे पीछे हट गए हो, ना तो पैसा दे रहे हो ना कोई हेल्प कर रहे हो। इन्होंने ब्लंटली कह दिया सभी के सामने ये बात डेवलपिंग नेशन से। तो हम क्या बोलते हैं, वादे से पीछे हट जाना भी क्या कहलाता है, रिट्रीट। व्हाट डू वी कॉल दैट, रिट्रीट। चलो उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है वो देखने की। लेट्स अंडरस्टैंड, ये देख लो एक बार, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। देखो अगर तुम समझ पाए तो यहां पर ये है सिक्किम, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक। अभी और धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ा करके दिखा रखा है। मैं तो अभी अगली जो स्लाइड होगी मैं तुम्हें यहां पर समझाना चाहता हूं। ये डोकलाम है, दिस इज डोकलाम प्लेटू, डोकलाम प्लेटू है यहां पर, ये भूटान है, ये चाइना है, और तुम ध्यान से देखो ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया के आगे जो तुम्हें दिख रहा है नेपाल है, इंडिया के आगे जो दिख रहा है ये नेपाल है। देख रहा है, एक बात ध्यान से समझना, ये देखो कुछ ऐसे, यहां पर भूटान है, ठीक है, ये यहां पर इंडिया का सिक्किम है, यहां पर नेपाल है, फिर यहां से एक जारी, और ये क्या है, ये है भाई यहां पर बांग्लादेश, ठीक। चाइना क्या चाहता था, चाइना ये चाहता है कि वो यहां पर आ जाए, वो यहां पर कब्जा कर ले। कैसे कब्जा कर ले, देखो कुछ बात समझ में आई। अब ये नीचे बांग्लादेश, ये नेपाल, यहां पर भूटान, एंड दिस इज इंडिया का पार्ट है ये, एंड दिस इज म्यांमार। अब वो क्या चाहता है
कि वो इस वाले हिस्से पर यहां पर अपनी सेना वगैरह काबिज कर दे, फिर होगा क्या कि कभी इंडिया से अगर लड़ाई वगैरह हो गई तो इंडिया को यहां से कट कर देगा और इसके जो 7 स्टेट्स हैं इन पर वो अपना अधिकार कर लेगा। भाई फिर यहाँ के लोग तो इसकी गुलामी हो गई एक तरह से, तो इंडिया की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चिकन नेक, दिस इज कॉल्ड चिकन नेक। अगर तुम चिकन को नेक से पकड़ लो तो चिकन फड़फड़ाता रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? तो एक्चुअल में इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। अगर ये यहां पर काबिज हो जाते डोकलाम में तो हमारे लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती। तो हमने क्या किया, हमने आपको अपने आप को एग्जर्ट कर डाला। एग्जर्ट मतलब समझते हो, पूरी ताकत झोंक देना। हमने पूरी ताकत झोंक दी चाइना को यहां से वापस होने में, और हम सक्सेसफुल भी रहे। हैव यू अंडरस्टूड? वी एक्सर्टेड आवरसेल्व्स, क्या बोल रहे हैं? वी एक्सर्टेड आवरसेल्व्स to make China retreat from Doklam, to make China retreat from Doklam, उनको वहां से वापस भगाने में हम कामयाब हो गए। चलो और भी मैप से समझ जाएंगे अगर तुम समझ पाए। आ रही बात समझ में? ये देखो छोटा सा यहां पर देख लो ध्यान से एक बार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हो क्या पता नहीं। ठीक है, यहां पर देखो तुम, ये छोटी सी जगह है, ये वाली देखो, ये बिल्कुल ठीक। यहां पर एक छोटी सी जगह है ये वाली, इसके अगर यहां पर रिकनेक्ट कर लो इसको, रिकनेक्ट कर लूं तो आपने गाड़ी से लगा दो, फिर ना एकदम से स्विच ऑफ सा हो जाता है कुछ ही। अब ठीक है, ठीक है। यहां पर ये छोटी सी जगह है, ये देख लो। अगर यहां पर आ जाता है ना चाइना तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गॉट इट? तो हमने क्या किया, रिट्रीट करवा दिया। किसको रिट्रीट करा दिया था? यहां से चाइना को, फ्रॉम डोकलाम। अभी तुम क्या देखते हो कि एलएसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और जानकार लोग मानते हैं वो 2022 के अंदर भी यहां से पीछे हटने वाले नहीं है। एलएसी पर 2022 में भी ये सब कुछ चलता रहेगा। भाई क्या कारण है जिसके पीछे, इसके पीछे का कारण है ये माना जाता है नवंबर में वहां पर फिर से प्रेसिडेंट चुना जाएगा। वेयर? इन चाइना। मींस प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड इन नवंबर इन चाइना। तो अपनी दावेदारी मजबूत कैसे करे? शी जिनपिंग, शी जिनपिंग है ना वहां का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अगर वो एलएसी से अपनी सेना वापस बुला लेता है तो उसके देश में एक मैसेज जाएगा, शी जिनपिंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो वो क्या करेगा, वो एलएसी पर अपनी ताकत और दिखाएगा, टू इंप्रेस द कंट्रीमैन, कंट्रीमैन को इंप्रेस करने के लिए। होगा ना भाई ये बात? कुछ आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? कि मतलब वो अपने देश में अपनी धाक जमाने के लिए क्या करने वाला है, वो एलएसी पर और ज्यादा परेशान करेगा। अपने देश में कैसे दिखाएगा? वो दिखाएगा वी आर रियली अ वेरी पावरफुल कंट्री। एलएसी को हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस साल भी, मींस इवन इन 2022, PLA, People Liberation Army, People's Liberation Army is not going to retreat from LAC. LAC से वापस जाने वाली नहीं है। Got it? देखो रिट्रीट आप प्रॉमिस से भी होते हो। रिट्रीट आप कहां यूज करते हो? जब आप किसी शांत जगह पर जाते हो, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड रिट्रीटिंग प्लेस। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस? रिट्रीटिंग प्लेस। चलो जी, यहां पर देख लेते हैं। ये पंगा फिर से बता देता हूं, तुम्हें देखना जरा एक बार। ये है बेलारूस, ठीक है? ये ऊपर वाला हिस्सा बेलारूस। इट ऑल्सो यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है? और ये यहां पर देखो, ये रशिया है और ये यहां पर यूक्रेन है। तो यहां पर तकरीबन ये यूक्रेन है, ये दो हिस्से हैं यूक्रेन के, ठीक है ना? ये यूक्रेन के ही दो हिस्से हैं। देखो कलर सेम है, कलर से पता लग रहा होगा तुम्हें, देखना जरा एक बार। रशिया इस कलर का है, ठीक है? बेलारूस इस कलर का है। देखो ये सेम देश है, लेकिन माना जाता है ये वाला जो हिस्सा है इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज को चाहने वाले, इस तरफ के जो हिस्से वाले वो रशिया को चाहने वाले। ठीक, इस तरह से दो पार्ट में करके दिखाने की कोशिश करी गई है। यहां पर उसने सेनाएं भेजनी है और वो यहां पर युद्ध की तैयारी कर रही है, मस्त, ठीक है? अब ये यहां से पीछे हटने वाली नहीं, कब तक पीछे नहीं हटेंगे? until they don't have a concrete agreement over it। जब तक कोई मजबूत अग्रीमेंट ना बन जाए, जब तक यूक्रेन ये ना मान जाए कि हम
यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट नहीं बनेंगे, तब तक रशियन आर्मी इज नॉट गोइंग टू रिट्रीट फ्रॉम देयर। जो रशियन आर्मी है वहां से रिट्रीट करने वाली नहीं है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। गॉट इट? चलो और परेशान नहीं करूंगा, ये देख लो सुंदर सी पिक्चर है। गॉट इट? अब ये क्या कर रही है? एक रिट्रीटिंग प्लेस पर बैठी है, बिल्कुल शांत, कोई नहीं है, एकांत में, और अपना मेडिटेशन कर रही है। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी, यहां पर देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत वादे करते हैं। जैसे भी कांग्रेस ने वादा किया, वी विल गिव 20 लाख जॉब्स टू द यंगस्टर्स। 20 लाख जॉब्स टू द यंगस्टर्स। आपको मालूम हो, मैं बता देता हूं, 20 लाख जॉब कैसे दोगे? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। जैसे कि 20 लाख लोगों को पहली बात तो रिक्रूट कैसे करोगे भाई? पहले तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप उनको रिक्रूट कैसे करने वाले हो भाई? उनको रिक्रूट कैसे करोगे तुम? रिक्रूट भी कर लिए तो ट्रेनिंग कैसे दोगे? अरे तो ट्रेनिंग सेंटर तो होने चाहिए। मान लो तुम कहते हैं 50,000 पुलिस वाले आज भर्ती कर ली जाएं, सरकारें क्यों 5-5, 6-6 हजार की भर्तियां निकालती है? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर ज्यादा के निकाल देगी तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, घपलेबाजी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? सेलेक्ट करके ट्रेन कहां करोगी? 20 लाख 5 साल में दोगे तो 4 लाख हर साल देने पड़ेंगे। क्या इतना है सिस्टम हमारा? तो डोंट यू फाइंड, तो क्या किया जाए? जो भी वादे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करी उनको क्या होना चाहिए? उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाए। लीगल डॉक्यूमेंट यू विल हैव टू गिव द प्रॉमिसेस इन रिटर्न। तुम्हें चीजों को रिटर्न में देना पड़ेगा। अगर तुम उनको पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा? यू विल बी सूड। आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा कानूनी, एंड द लीगल कोर्स विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तुम्हारे खिलाफ लीगल कोर्स मतलब कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इससे क्या होगा? झूठे वादे के करना छोड़ देंगे। हाँ जी बच्चों, डाउट है क्या? चलो जी, सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन, ट्रीट। देखो रिट्रीट, आप हमें फिर से ट्रीट देंगे। आप हमें फिर से ट्रीट देंगे मतलब कि आपकी बर्थडे की जो पार्टी है वो आप हमें फिर से देंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रिट्रीट फ्रॉम हियर। हम यहां से वापस जाने वाले नहीं हैं, हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। ओके जी, देयर इज अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। 5 मिनट्स का ब्रेक है, देन वी विल स्टार्ट द क्लास।
ओके, बताओ इसको देखकर क्या लगता है, क्या हो रहा है? ये एक नई शुरुआत है, मतलब तुम सबका भी ठीक है, ऐसे मुझे भी कोई गैस करने को बोलता तो मैं भी ऐसे ही गैस करता, लेकिन ये एक चीज की नई शुरुआत है, मतलब एक जो बीज, एक जो सीड है, उससे जीवन की शुरुआत है ना? तो वैसे ही लेट्स अंडरस्टैंड, यहां भी एक शुरुआत ही होती है, मतलब कि एक जीवन की नई शुरुआत, बिगिनिंग। इन इंग्लिश देयर इज अदर वर्ड फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड नासेंट, दैट इज कॉल्ड नासेंट। नासेंट मींस होते हैं किसी चीज की बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत। अच्छा, मैं ये वाली फोटो क्यों लेकर के आया? ये वाली फोटो मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि इसमें जो, प्लीज राइट इट, नासेंट, NASCENT, NASCENT, नासेंट। नासेंट मींस होती है किसी चीज की बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत। अब ये एक्चुअली में हुआ क्या, पहले जो लड़कियां थी दे वर अलाउड टू मैरी एट द एज ऑफ 18। फिर सरकार को लगा 18 में इतना दिमाग ही नहीं आ पाता सरकार को लगा 18 में तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार ने कहा क्यों ना इनके ऊपर 21 साल कर दी जाए। ठीक है, अच्छा तुम्हें लगता है कि ये सही सरकार का फैसला, इज इट राइट डिसीजन? राइट डिसीजन सर, थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, और बढ़ानी चाहिए।
अच्छा चलो, इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि उनमें दिमाग नहीं होता है। सरकार ने ये माना दे आर मैच्योर एनफ टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 18 बट दे आर नॉट फिजिकली डेवलप्ड एट द एज ऑफ 18। उनको सरकार का मानना ये है कि मेंटली तो डेवलप हो जाएंगी, वो 18 की एज में ये तो समझने लग जाती हैं कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। जब वो वोट दे सकती हैं तो इट मींस दे हैव गॉट द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, बट वो फिजिकली मैच्योर नहीं होती। अब देखो, ये तुम बड़े बच्चे हो, तुम इस बात को समझते हो, मींस आगे की जो जिंदगी होती है शादी के बाद की, उसमें फिजिकल जो होता है ना आपका, इट मींस कोई जल्दी उम्र में मदर बन जाए तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इसलिए उनकी उम्र क्या कर दी गई, 28 कर दी गई। तो जो लड़कों का ये तर्क है ना कि मतलब 21 साल, इसलिए 21 मैंने क्या बोला, ये सच था क्या ये? चलो, उनकी जो उम्र है 21 कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? सो दैट दे कैन बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिफोर स्टार्टिंग न्यू लाइफ। नई जिंदगी शुरू करने से पहले वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अब एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग मानते हैं ये सही है, कुछ लोग मानते हैं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी अप्रोक्सीमेट 65% गर्ल्स की शादी 18 पर कर दी जा रही है, 65% की। तो तुम्हें लगता है कि लोग इसको मानेंगे? इसको नहीं मानेंगे। सरकार मान के चल रही है, इससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। कैसे आएगा? अब वो हायर एजुकेशन ले सकेंगी। अब जब जल्दी शादी करने का प्रावधान तो सरकार सारे समाज में चला ना, जैसे लड़की 12th करे, मुश्किल से ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसकी शादी कर दो। अब एक समाज में परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन की वजह से लड़कियां हायर एजुकेशन में आ पाएंगी, उनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। उनकी जिंदगी को अगर आपने बेहतर करना है तो माइंड सेट को बदलो। लड़कियों के लिए स्कूल्स बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाओ। फिर इसको 21 करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही 25 हो जाएगी। जब लोग ज्यादा समझदार हो जाएंगे तो बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, करियर बनाएंगी, उसके बाद शादी होगी। सो सम पीपल आर इन फेवर, सम पीपल आर इन अगेंस्ट, सम पीपल आर अगेंस्ट। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड सरकार क्या कहती है, अभी शुरुआत है ये, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि एक दौर ऐसा था जब लीगली 14 साल की लड़की की शादी करा सकते थे, लीगली था ये कि 14 साल की लड़की की शादी करा देते थे। आज की डेट में वो 18 साल हो चुकी है। अब जब नया कानून आया तो 21 साल भी हो जाएगी। तो सरकार क्या कह रही है, लगभग 21 हो चुके हैं। अभी नहीं, अभी तो ये बेटा इस पर डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। इट हैज बीन, अरे बेटा, इट हैज बीन सेंट टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट पे बिल भेजा गया, ठीक है। सो अभी क्या है, सरकार कह रही है इट इज नॉट गोइंग टू डू मिरेकल एट द नासेंट स्टेज। बिगिनिंग की स्टेज पर ये कोई मिरेकल करने वाला नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल हैव गुड बेनिफिट्स। इसके लॉन्ग रन में बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग स्पेशल एट द नासेंट स्टेज। नासेंट स्टेज पर कुछ होने वाला नहीं है। तुम सोचे 2 साल में सब कुछ बदल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। बिगिनिंग में कुछ नहीं बदलेगा। देखो जी, दूसरा, इंडिया में तुम्हें जानकर लगेगा स्टार्टअप्स, और यह स्टार्टअप है ना, इंडिया में मोदी जी ने चलाया था स्टार्टअप इंडिया के नाम से। स्टार्टअप इंडिया में ये नासेंट स्टेज पे है। अभी इंडिया में अभी इलॉन मस्क का जन्म नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है आज से 5 साल में, 7 साल में तुम देखोगे इंडिया के लड़कों में या लड़कियों में स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है। अभी तुम देखो शार्क टैंक, देखो है ना, शार्क टैंक इंडिया, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम तो घर पे बैठे रहते हैं, लोग क्या क्या कर डाल रहे हैं। Have you understood? हाँ, 19 ईयर्स का। तो देखो, तो ये क्या है, इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है इट इज एट द नासेंट स्टेज। के स्टेज पर अभी ये नासेंट स्टेज पर है, बिगिनिंग की स्टेज पर है। आप अमेरिका की बात करो, अमेरिका को तो 200 वर्ष तो तकरीबन आजाद हो गए उसे, और हमें अभी 75 ईयर्स हुए। तो ये जो हमारा स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट है वो कहां पर है अभी, नासेंट स्टेज पर। विच स्टेज? नासेंट स्टेज। चलो जी, ये पार्टी कैसी है, ये एक नासेंट पार्टी है जो थोड़े दिन पहले ही आई है इस तरह की। यार नई शुरुआत है इसकी या नहीं है? ये अभी तुम्हें लगता होगा बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ये आज से 5 से 6 साल पार्टी पुरानी है। तो सर तो बहुत पुरानी है।
बेटा पुरानी पार्टी मानी जाती है, 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी पार्टी को पुरानी पार्टी बोलते हैं, ये तो भी काफी नई पार्टी है। सो आम आदमी पार्टी इज नासेंट। क्या बोलोगे? आम आदमी पार्टी इज नासेंट। यहां पर देखो तुम इसका नाउन की तरह यूज कर रहे हो, आम आदमी, सॉरी एडजेक्टिव की तरह कर रहे हो। अभी अभी एक शुरुआत वाली पार्टी है, इसका जन्म हो रहा है। गॉट इट? आई बात समझ में नहीं आई? या आप कह सकते हो कि नासेंट, नासेंट ऐसे बोल सकते हो, नासेंट आम आदमी पार्टी, नासेंट आम आदमी पार्टी इज चेंजिंग द माइंड ऑफ पीपल। मतलब कि इस पार्टी का भी जन्म हो रहा है और ये लोगों का माइंडसेट चेंज कर रही है अबाउट द पॉलिटिक्स। गॉट इट? आई बात समझ में? जब इंडिया का इसरो अपनी नासेंट स्टेज में था तो कुछ यूं हाल था, मतलब कि ये साइकिल पर रॉकेट लेके जा रही। और तुम्हें और भी बता दूं, ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया था पेड़ के साथ इसको लगाया गया था और तब इसको लॉन्च किया गया था। When ISRO was at its nascent stage, it did not have vehicle to carry the rocket. रॉकेट को कैरी करने के लिए इसके पास क्या नहीं था? व्हीकल नहीं था। बट नाउ इट हैज गॉट कैपेसिटी, इट हैज गॉट द कैलिबर टू लॉन्च 100 सैटेलाइट्स। आज की डेट में एक साथ 100 सैटेलाइट्स को हम प्लांट कर देते हैं आज की डेट में। तो क्या है? नासेंट स्टेज। कैसी स्टेज थी वो? नासेंट स्टेज थी। इनके पास ये काफी पुरानी, 50 60 70 60 पुरानी है कम से कम। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक्चुअल में एक जुनूनी आदमी जिसको कहा जाता है कि पता नहीं प्लेनेट का है भी या नहीं है, दैट इज इलॉन मस्क। उसने क्या किया? उसने पूरी दुनिया में, मतलब किसी ने सोचा नहीं था, उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिसको रीयूज किया जा सके। इस तरह से ये कुछ काम करता है। देखो ये यहां से लॉन्च हो गया, लॉन्च होने के बाद में शॉर्टली आफ्टर लिफ्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज सेपरेट्स। इसके बाद में क्या करता है? इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, देखो ये वाला हिस्सा तकरीबन इसने यहां से मेरे हिसाब से अलग हो गया है। यहां देखो ये यहां से चला, इसका ये वाला हिस्सा अलग हो गया, फिर उसके बाद एक और हिस्सा अलग हो गया इसके हिस्सा। ये तो आसमान में चला गया, यहां से निकल गया तो आसमान में गया, और ये देखो ये यहां से वापस आ गया जमीन के ऊपर फिर से, और ये होगा रीयूजेबल रॉकेट, है ना? कुछ है बात समझ में? तो जब ये नासेंट स्टेज में था तो लोग कहते थे इट इज नॉट फिजिबल एट ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये। बट लेकिन आज ये पॉसिबल बन चुका है, और ये जो फॉल्कन 9 है आज लोगों को स्पेस में लेकर के जा रहा है। सो आई बात समझ में? When it was at the nascent stage, people did not imagine one day it would work. कि लोगों ने इमेजिन नहीं किया था it would work, एक दिन ये काम करेगा। और भी ज्यादा क्लियर पिक्चर्स है इसकी, लाइक दिस रख दोगे, ठीक है? अब यहां पर देखो, ये किसी ने नहीं सोचा था इस तरह से। ये रियल लैंडिंग है, झूठी नहीं है ये मैंने खुद ने भी देखी थी इस दौर में, ठीक है? तो इस तरह से काम करता है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। ये वो लगभग वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं, जब ये बातें चल रही थी ना दुनिया में कि लोगों को स्पेस में ले जाया जाए, तो लोगों को लगता नहीं था ऐसा भी कोई सेक्टर क्रिएट हो सकता है। लेकिन आज की डेट में ये बहुत बड़ा सेक्टर क्रिएट हो चुका है, बहुत बड़ा आने वाले टाइम का ये पैसे देने वाला सेक्टर है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है इसमें। ये बहुत अच्छा नेमोनिक्स लगा मुझे, ना सेंट ना कपड़े ना जूते, फिर भी वो है हीरो। लेकिन बिगिनिंग में वो ऐसा नहीं था, बिगिनिंग में वो ऐसा नहीं था। ना ये सेंट लगाते थे, ना कपड़े थे, ना जूते थे, लेकिन वो फिर भी क्या थे? हीरो थे। लेकिन बिगिनिंग में ऐसे नहीं थे। बताया जाता है कि बड़े ही फैशनेबल थे, बड़े फैशनेबल व्यक्ति थे, लेकिन बिगिनिंग में ऐसे नहीं थे। तो नासेंट स्टेजेस में ये ऐसे नहीं थे। गॉट द पॉइंट? अरे आई की बात समझ में नहीं आई? चलो, अरे कुछ एक्सप्रेशन दिया करो, बिल्कुल मूर्छित हो चुके हो यार तुम। चलो एक बार क्लैपिंग करो। नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड outrageous. What is this? Outrageous. Outrageous is an adjective. जो outrageous होता है उसका मतलब क्या होता है? Adjective है ये, और इसका मतलब होता है shocking and morally unacceptable. Shocking and morally unacceptable मतलब कि आश्चर्यचकित कर देने वाला, और जिसको morally आप accept नहीं कर सकते। जैसे कि आगे की पिक्चर्स में तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा। और मीन्स outrageous मीन्स होता है शॉकिंग, जो आपको स्तब्ध कर दे, एंड मॉरली अनएक्सेप्टेबल, जिसको आप स्वीकार नहीं करोगे। देखो इंडिया में इतना गेहूं है कि अगले 10 20 30 साल तक अगर ना भी उगाएं तो भी इंडिया का काम चलने वाला है।
लेकिन हालात ये हैं कि ये जो गेहूं है बिल्कुल खराब हो चुका है। एक तरफ गेहूं खराब हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन। कुछ बात समझ में आई? मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज्यादा है और दूसरी तरफ देखो उसका अनाज उसके देश में सड़ रहा है। क्या ये शॉकिंग नहीं है? क्या ये मॉरली अनएक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो तुम क्या बोलोगे इसको? outrageous. What are you going to call this? outrageous. outrageous का मतलब होता है morally unacceptable and shocking. चलो जी ये देखो भाई किसानों के लाख मान लेंगे हम बातें, मतलब वो आए दिल्ली में, हम मानते हैं प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक इतने देश के बढ़िया आदमी का, या तुम कह सकते हो कि एक ऐसे व्यक्ति का जो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है उसका रास्ता रोक लो। दूसरे देशों में कहीं ना कहीं उनकी फिर छवि पर क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इट इज नॉट राइट एट ऑल। तो आप इसको क्या बोलने वाले हो? इट वॉज outrageous। क्या बोलोगे? इट वॉज outrageous टू स्टॉप द कैवलकेड, टू स्टॉप द कैवलकेड और कॉन्वॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्वॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा कॉन्वॉय क्या होता है? तुम समझते हो ना, काफिला। काफिला भी होगा भाई तेरे भाई का, है ना? कोई बात है ये। गॉट इट? शूट द ऑर्डर हो गया नहीं सर? काफिला काफिर तो नहीं पूछ रहे, काफिला ये होता है, ये काफिला ये पूरी जो वो चलता है पूरा एकदम, उसको काफिला बोलते हैं। ठीक है जी, चलो लेट्स अंडरस्टैंड। ये देखो ये भी outrageous है कि एक तरफ ये लोग हैं जिनके पास, इनको नहीं पता मेरे पास कितना पैसा है, बस बिजनेस चल रहे हैं, रियलिटी यही है, इनको नहीं पता इनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा है। और एक तरफ ये बेचारे लोग हैं हम जैसे, जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। मतलब अपना एग्जांपल ले रहा है, ये गलत होगा, मतलब और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्शा पुलर्स, है ना? कितनी मेहनत करनी पड़ती है। Those people who are working in the vegetable markets, जो वेजिटेबल मार्केट्स में काम करते हैं, बोरों को उठा उठा कर रख रहे होते हैं। Those people who work in the coal mines, जो कोल की माइंस में काम करते हैं, दब जाए मर भी जाए। Those people who works as a brick makers, जो ब्रिक मेकर्स का काम करते हैं, है ना? तो भाई उनकी जिंदगी बड़ी टफ है। तो ये भी outrageous है, अनएक्सेप्टेबल एंड शॉकिंग है कि एक तरफ इतना पैसा, इतने अमीर लोग और एक तरफ इतने गरीब लोग। गॉट इट? लोग भूख से भी मर जा रहे हैं, ठंड से भी मर जा रहे हैं। दिस इज outrageous, दिस इज outrageous। नेक्स्ट अंडरस्टैंड देखो, outrageous, ओ ट्रेजरी, ओ ट्रेजरी, ये तो बड़ा अजीब और मॉरली अनएक्सेप्टेबल है कि तुम पैसे से भरे हो लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। ओ ट्रेजरी, ये तो बड़ा ही outrageous है, ये तो बड़ा ही अजीब है कि भाई तुम पैसे से भरे पड़े हो और लोग भूख से मर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड outrageous, दैट इज कॉल्ड outrageous। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, लास्ट वर्ड था ऑफ द डे। अब 2 मिनट के लिए ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो होगा हमारा गेट। ठीक है, ध्यान से समझना जरा उसको, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट यूजेस, है ना? चलो यहां पर सबसे पहले जो गेट का यूज है वो हम कैसे देखते हैं उसको? सबसे पहले गेट का यूज वर्ब की फॉर्म में देखते हैं, जहां पर ये क्या होता है? गेट, गॉट, गॉट। क्या होता है? गेट, गॉट और गॉट। गॉट, गेट, गॉट, गॉट। कोई बच्चा क्या करता है, इसको गॉटन कर देता है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राप्त कर लेना, किसी चीज को अचीव कर लेना। जैसे मैंने लिखा आई हैव गॉट a reward, REWARD, reward for my good performance, for my good performance। मुझे मेरी गुड परफॉर्मेंस के लिए क्या मिला है? PRFORMANCE। मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या मिला है? मुझे एक रिवॉर्ड मिला है। आई हैव गॉट अ रिवॉर्ड फॉर माई गुड परफॉर्मेंस। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर गेट, गॉट, गॉट का मतलब क्या है? किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे आई हैव गॉट योर लेटर, मुझे तुम्हारा लेटर मिल गया है। शी हैज गॉट अ रेप्यूटेड जॉब, उसे एक रेप्यूटेड जॉब मिल गई है। आई हैव गॉट ऑल द पेपर्स, मुझे सारे पेपर्स मिल गए हैं।
दूसरा इसका जो यूज होता है, जब कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, SITUATION, जैसे सिचुएशन चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, जैसे कि अभी आप खुश थे, हैप्पी थे, आप सैड हो गए, तो क्या सिचुएशन चेंज हो गई। आप शांत थे, काम थे, CALM, आप एंग्री हो गए, तो क्या सिचुएशन चेंज हो गई या नहीं होगी। आगे की बात समझ में, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, आप गेट का यूज करेंगे। वो गुस्सा हो गया, he got angry, मतलब शांत था, शांत से तो गुस्सा होगा, he got angry। वो नाराज हो गई, she got annoyed, क्या बोलोगे, she got annoyed। अरे वो खुश हो गया, he got happy, वो खुश हो गया। तो जैसे सिचुएशन बदली तो गेट का यूज हो गया। जैसे तुम सही सलामत चल रहे हो, एकदम इंजर्ड हो गए ना, आई कुछ बात समझ में, he got injured, क्या बोलोगे, he got injured, वो क्या हो गया, वो इंजर्ड हो गया। Have you understood? They got sad, वो उदास हो गए, they got sad after hearing the news, न्यूज सुनने के बाद में वो क्या हो गए, नाराज, मतलब कि वो सैड हो गए। तो जैसे सिचुएशन चेंज होगी वहां पर भी आप किसका यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। एक और गेट का यूज होता है पैसिव वॉइस की फॉर्म में, गेट इट डन। ये कैसे कैसे होता है, ये जो इट होता है यहां पर वो काम आ जाएगा, वो नाउन का जिक्र होगा, और ये जो डन है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बता रहा हूं ये भी अधूरा सच है। इसका एक पूरा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है, वो पॉजिटिव वर्ब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि बड़े काम की होती हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जैसे कुछ काम होते हैं जिन्हें हम खुद करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करवाते हैं। जैसे कि हम अपने कपड़े सिलवाते अपने कपड़े, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आई हैव गॉट, देखो हैव आ गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, गॉट होगी थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉट माई क्लोथ्स, CLOTHES, आई हैव गॉट माई क्लोथ्स स्टिच्ड, STITCHED, गलत लिख दिया मेरा साहब, STITCHED, आई हैव गॉट माई क्लोथ स्टिच्ड। हम अपने बाल कटवाते हैं तो क्या लिखेंगे, आई हैव गॉट माई हेयर कट, आई हैव गॉट माई हेयर कट। किसके मन में आ रहा है, कटेड, कट 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 क्या होता है, कट कट कट। मैं इसको बेटा पास्ट टेंस में लिख सकता हूं, आई गॉट माई क्लोथ स्टिच्ड, क्या लिखूंगा, आई गॉट माई क्लोथ स्टिच्ड। हैव यू अंडरस्टूड। मैंने अपना घर साफ करवाया, आई गॉट माई हाउस क्लीन, क्या बोलोगे, आई गॉट माई हाउस क्लीन। मैं अपना घर पेंट कराऊंगा, आई शैल गेट माई हाउस पेंटेड, क्या बोलूंगा, आई शैल गेट माई हाउस पेंटेड। तो आई बात समझ में। तो अभी तीन यूज हैं, एक जब सिचुएशन चेंज हो, जब हम कोई चीज प्राप्त करें, या ऐसी कोई चीज जो हम किसी और से कराते हैं, कराई है या कराएंगे। इसको आप पैसिव वॉइस से बोल सकते हैं, जैसे आई हैव गॉट माई क्लोथ स्टिच्ड, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, मीन्स माई क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड, माई क्लोथ्स हैव बीन स्टिच्ड। इसका मतलब है मेरे जो क्लोथ्स हैं वो किसी के द्वारा सिले गए हैं, और यहां पर भी तो यही बात बोल रहे हो, मैंने अपने कपड़े सिलवाए हैं। गॉट द पॉइंट। कोई और डाउट हो कहीं पर तो पूछते, ये समझ में नहीं आया तो ये बता दीजिए मुझे। आपने बताया she got annoyed, got भी second form है and annoyed भी, तो दोनों में second form है। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, अनॉयड क्या है, बोलो देखो अनॉयड क्या है। अनॉयड है नाराज, बेटा वो नाउन है, वो बेटा नाउन है अनॉयड, शी इज अनॉयड, ठीक है। चलो देखते हैं एडजेक्टिव में क्या है। अनॉयड पर्सन, एक बार चेक करूं, नाउन है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। देखो अब तो बेटा जब एडजेक्टिव है ना, चलो तुमने क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा, मैं बताता हूं। शी गॉट अनॉयड, ANNOYED, ये एडजेक्टिव। ये जो गॉट है ना बेटा लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देना, ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो अनॉयड कौन है, शी है, शी कौन है, सब्जेक्ट है। ये धीरे धीरे ग्रामर के थोड़े एडवांस लेक्चर होते हैं ये, ठीक है, इनकी सीरीज कभी शुरू करेंगे अगर तुम सीरियस रहोगे तो। नहीं, ये वाकई में इंटरेस्टिंग चीजें हैं थोड़ी सी, और ये बड़ी मेहनत से पढ़नी पड़ती है।
ये होती है बेटा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये किसको लिंक कर रही है? इस एडजेक्टिव को। किसके साथ में? इस सब्जेक्ट के साथ में। कुछ है बात में, गॉट का तो कोई रोल है ही नहीं। गॉट का अगर तुम ध्यान से देखोगे कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो सिर्फ शी और अनोइड का है बेटा। ये एक लिंकिंग वर्ब है, तो मैंने एडजेक्टिव जोड़ दिया। ये किया मैंने बेटा। हैव अंडरस्टूड? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। ही इज ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है। ये इज क्या है? ये इज भाई लिंकिंग वर्ब है। ये ही क्या है? सब्जेक्ट है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस लिंकिंग वर्ब ने अरे लिंक करने का काम कर रही है। ये सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दिया, तो वही गॉट कर रही है और वही इज काम कर रही है। तो ये लिंकिंग वर्ब होती है बेटा यहां पर, इसलिए। और बोलो, ठीक है जी? और कोई डाउट किसी बच्चे का? ठीक है, तो पूछ लो, भी टाइम है 10-5 मिनट अगर पूछा जाए। गेट का बेटा एग्जांपल कैसे? मतलब इसका यूज कैसे होगा? गेट का अगर यूज करेंगे बेटा गेट का यूज तो बताया मैंने। गेट गेट इट डन। देखो बेटा, देखो मैं बताता हूँ, गेट इट डन, ये गेट जो है ना पॉजिटिव वर्ब है। ये धीरे धीरे और भी समझाऊंगा, लेकिन इस बात को समझना। जैसे मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क पूरा कराया था। मैंने अपना होमवर्क पूरा कराया था, इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कराया था, एक आध दो बातें और बताना होंगी। आई गॉट माई होमवर्क, आई गॉट माई होमवर्क डन, आई गॉट माई होमवर्क डन, मैंने अपना काम पूरा कराया था। अब इसको मैं पैसिव वॉइस से लिख सकता हूं इस बात को। सेम मीन्स माई होमवर्क वॉज डन, मेरा काम किया गया था। दोनों स्थिति में यही बात तो बोल रहे थे। देखो यहां पर काम किसने किया? किसी और ने किया। यहां पर काम किसने किया? किसी और ने किया। तो इस बात को मैं इस गेट इट डन के जरिए बोल सकता हूं, और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं। जैसे देखो, मैंने अपने कपड़े धुलवाए थे या उसने अपने कपड़े धुलवाए थे। शी गॉट हर क्लोथ्स, शी गॉट हर क्लोथ्स वॉश्ड, शी गॉट हर क्लोथ्स वॉश्ड। हमने अपने जूते पॉलिश कराए थे। वी गॉट आवर शूज पॉलिश्ड, वी गॉट आवर शूज पॉलिश्ड, POLISHED। हमने अपने जूते पॉलिश कराए थे। वी गॉट आवर शूज पॉलिश्ड। हमने अपना टेलीविजन सही करवाया था। वी गॉट आवर टेलीविजन रिपेयर्ड, REPAIRED, वी गॉट आवर टेलीविजन रिपेयर्ड। हमने अपना टेलीविजन क्या कराया था? रिपेयर कराया था, ठीक है। हमने वहां पर एक AC इंस्टॉल कराया था। वी गॉट, कैसे बोल देंगे? वी गॉट एन AC, वी गॉट एन AC इंस्टॉल्ड देयर, INSTALLED इंस्टॉल्ड देयर। जरा एक बात समझना, तुम्हें प्रॉब्लम रही होगी कि कौन सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। रहती है प्रॉब्लम? ये रहती। तो तुम मैं बताना जो दो सेंटेंस लिख रहा हूं उनमें से कौन सा एक्टिव और कौन सा पैसिव, ठीक है? बता देना। इसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छी बात है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलो सर ऐसे आई एम डन। देखो बेटा, वो मैं वही तुम्हें बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखा आई एम डन, ये पॉजिटिव वर्ब नहीं, कुछ और। देखो ये आई सब्जेक्ट है, ये जो डन है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये जो एम है वो लिंकिंग वर्ब है। इस डन को आई से जोड़ कौन? इसका मतलब मैंने कर लिया। इसमें कोई टेंस वेंस क्या यूज हो रहा वो तुम्हें पता नहीं चल पा रही होगी। इसका मतलब ये आई एम डन। हमने ये प्रोग्राम चलाने की कोशिश करी थी कि हम एडवांस ग्रामर का एक प्रोग्राम चलाए, लेकिन बच्चे संडे को आते नहीं थे तो हमने बंद कर दिया। ये सेटिलिटीज है ग्रामर की। अब देखो, जैसे तुम कहते हो आई एम परफेक्ट, PERFECT, ध्यान से समझना। इसमें तुम्हें अजीब लग रहा होगा, इसमें नहीं लगेगा। आई एम परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट बताओ क्या होता है? परफेक्ट फोन सुना होगा। व्हाट काइंड ऑफ फोन?
तो ये जो परफेक्ट लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, इस आई को इसने इससे जोड़ दिया। ये तुम्हें समझ में आ गया। देखिए अब मैं तुम्हें समझा देता हूं, ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये एडजेक्टिव का काम भी करती है। तो तुम पता है क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो आई एम डन, मैंने कर लिया या मेरा हो चुका है। ठीक है, आई वर मैरिड टुमारो, ये बहुत अच्छा है, भूल जाऊंगा नहीं मैं। आई वर मैरिड टुमारो, इसका मतलब ये है, पहली बात तो सुन लो, आई के साथ में आता है बेटा वॉज। अगर तुम यहां पर वर लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा काश मैं कल खुश होता, काश। अच्छा इसमें टुमारो लिखा TOMORROW, तो फिर इस लिहाज से आई वो मैरिड मतलब मैं शादीशुदा था, और आई वो मैरिड मींस मैं कल शादीशुदा था। ये टुमारो नहीं आएगा ना, फिर Yesterday ना कल होऊंगा ना, कल मेरी मींस मैं कल मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर विल आ जाएगा बेटा। ये तो मुझे पता है, पर मैंने बेटा देख के लेकर क्या आना, ये बिल्कुल आई वर मैरिड टुमारो। आई एम डन और आई एम डन में अंतर है, दोनों में अंतर है, और दोनों में कर लिया तो मैंने सोच दोनों का देखो, आई हैव डन मैंने कर लिया, आई एम डन, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों में बहुत अंतर है। जैसे मैं तुमसे कहूं आई हैव डन, जरा ध्यान से समझना इसको, आई हैव डन माई वर्क, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब और भी थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हो ना तुम, तो देखो अगर तुम बोला आई हैव डन, तो इसका मतलब मैं जानता हूं तुमने क्या किया। जैसे देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ही, तुमने कहा आई हैव डन सर, जबकि सच तो ये है सेंटेंस बोला जाएगा आई हैव डन द सेंटेंस, क्योंकि ये जो डू डिड डन है, आई हैव डन माई होमवर्क, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी जानता हूं तो तुमने नहीं बोला लेकिन मैं समझ गया। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता हूं तो फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा यहां पर, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव तो नहीं लेता, वर्ब लेती है, ऑब्जेक्ट तो ये है चलता। मुझे पता सब बाउंस कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे मालूम है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब एक लिंक होता है, उस लिंक से चल रहा होता है सारा। और बच्चा देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसा कि देखो मैंने लिखा ही हैज डन हिज वर्क, फिर मैं लिखा ही इज बीटन, he has been sent to death। बताओ इनमें से कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव? पहला एक्टिव, पहला एक्टिव है, और second passive है, सेकंड पैसिव है, और थर्ड भी पैसिव, थर्ड भी पैसिव है। तेरा सब्जेक्ट आ रहा है पहले ये पैसिव है, जिसने भेजा वही नहीं है, मतलब जाने वाला तो है पर जिसने भेजा वो नहीं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर ये जो ही लिखा है काम का डूअर है, ठीक है, ये जो ही लिखा है ये काम का डूअर नहीं है, और ये जो ही लिखा है ये काम का डूअर नहीं है। तो जब हमारा सब्जेक्ट काम का डूअर नहीं होता तो वो पैसिव वॉइस होगा। ये कुछ बात समझ में, जब हमारा काम का डूअर पैसिव वॉइस नहीं होगा तो बेटा जब हमारा काम का जो सब्जेक्ट लिखा है वो अगर डूअर नहीं है, काम को करने वाला नहीं है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। और जब हमारा सब्जेक्ट ही डूअर होता है, जो है सब्जेक्ट लिखा है वही काम को करा, देखो ही हैज डन हिज वर्क, किसने किया है काम, ही ने किया है। ही इज बीटन,
खुद हम तो अपने आप को नहीं पीटते, किसी ने पीटा होगा इसको, तो ये पैसिव वॉइस है। तो जो सब्जेक्ट लिखा है वो डूअर नहीं है, और जब वो डूअर नहीं है तो कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस। और यहाँ पर वो खुद नहीं जा रहा, उसको भेजा गया है, तो वो डूअर नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस है। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो खुद डूअर हो तो कैसा सेंटेंस होगा? एक्टिव वॉइस। और नहीं हो तो कैसा होगा? पैसिव वॉइस। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। चलो स्टॉप करो। ये क्लियर होगा नहीं भाई, ये क्लियर इसलिए नहीं होगा, जहां से तुमने देखा मुझे बताओ, या वहां से देख करके ला दो। देखो